और रोहित, सब कुछ कैसा चल रहा है फैक्ट्री में? बढ़िया चल रहा है पापा। और वो बेंगलोर वाली डील का क्या हुआ? बस पापा, क्लाइंट के साथ कल मीटिंग है, उन्हें माल पसंद आ गया तो फिर ऑर्डर पक्का समझिए। वैसे एक राय दूं बेटा, क्लाइंट को सबसे पहले अपना बेस्ट प्रोडक्ट मत दिखाना, बल्कि उसे ये कहो कि उसके लिए तुम्हारे पास कुछ खास है जो तुमने अभी अभी नया बनाया है। तुम्हें अपने हर क्लाइंट को स्पेशल फील करवाना चाहिए। अच्छा, वैसे क्या ये ट्रिक सच में काम करती है पापा? हाँ बिल्कुल। तुम क्लाइंट से कहना कि उसके ब्रांड के हिसाब से माल तुमने अभी अभी ही लॉन्च किया है, जिससे उसके ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी। फिर देखना, क्लाइंट पीछे हट ही नहीं सकता। मान गया पापा आपको। अब मैं समझा कि बिना MBA या कोई प्रोफेशनल कोर्स किए सिर्फ एक मामूली से ठेले से शुरुआत करके इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे खड़ी कर दी। ओफो, अगर आप दोनों की ये बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई हो तो नाश्ता कर लें। अरे हाँ, मिनिस्टर साहब का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। लाओ भाई रामू, जल्दी से नाश्ता लगा दो भाई। लक्ष्मण के इतना कहते ही घर का नौकर रामू झट से खाने की मेज पर नाश्ता लगाने लगा। एक बड़े शहर में ये सेठ लक्ष्मण शर्मा का बड़ा सा घर था। परिवार में उनकी पत्नी विमला और इकलौता बेटा रोहित थे। रोहित भी अपने पापा की तरह बहुत मेहनती और जुनूनी था। पढ़ाई पूरे होते ही उसने अपने पापा की फैक्ट्री संभाल ली थी। फिर उसी शाम, साहब आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या हुआ बताओ। साहब, बहन की शादी है तो अगर इस बार पगार एडवांस मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ क्यों नहीं। रुको, ये लो अपनी एडवांस पगार, और ये एक्स्ट्रा 20,000 रुपए भी रखो, हमारी तरफ से गुड़िया को दे देना। साहब, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान हमेशा आपको और आपके परिवार को खुश रखे। अगर ऐसा है तो जाओ बढ़िया से पकौड़े बना लाओ यार, देखना सब कैसे खुश हो जाएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर रामू हंसता हुआ रसोई में चला गया और उसी वक्त रोहित घर में दाखिल हुआ। पापा, पापा कहाँ हैं आप? अरे क्या हो गया बरखुरदार, बड़े खुश लग रहे हो। पापा, आपकी ट्रिक काम कर गई, वो बेंगलोर वाली डील फाइनल हो गई। अरे वाह, शाबाश। अब एक काम करो, इस डील के बाद अब कोई नई डील नहीं, तुम्हारी शादी तक, समझे। बेचारी नैना शादी का इंतजार कर रही है और तुम हो कि बस सारा वक्त बिजनेस में ही लगा देते हो। ऐसा नहीं होता है यार। हाँ और नहीं तो क्या, मैं तो कह कर थक गई मगर मेरी सुनता कहाँ है। अच्छा ठीक है, बताइए कब करनी है शादी। नैना लक्ष्मण के दोस्त केशव की बेटी थी। दरअसल केशव और लक्ष्मण जिगरी यार थे। वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और शहर आकर दोनों ने अपना काम धंधा शुरू किया और दोनों ही तरक्की करते चले गए। जब नैना छोटी थी तभी लक्ष्मण ने रोहित के लिए उसका हाथ मांग लिया था और नैना के पापा केशव और माँ जानकी ने भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। और फिर उसी शाम नैना के घर पर। अरे सुनो, वो लक्ष्मण भाई साहब का फोन आया था। अच्छा, क्या बोले वो? उन्होंने बताया कि रोहित शादी के लिए तैयार है। पापा, पर मैं तैयार नहीं हूँ। देखो बेटा, कितनी बार कहा है मैंने, तुम्हारी शादी रोहित के साथ ही होगी, और पहले तो तुम्हें भी रोहित पसंद था, तो अब अचानक क्या हो गया भाई? पहले की बात अलग थी पापा, अब आप लक्ष्मण अंकल से ज्यादा कामयाब हैं। आपके पास 2 फैक्ट्रियां हैं। आपको मेरी शादी उनसे ज्यादा अमीर घर में करनी चाहिए। गलत बात नैना, लक्ष्मण भाई साहब के घर में भगवान का दिया सब कुछ है। बहुत भला परिवार है उनका। तुम हमेशा खुश रहोगी वहां। नैना अपने पापा से गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। लालची नैना को अब रोहित में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने पापा के सामने उसकी नहीं चली और कुछ ही महीनों के बाद रोहित और नैना की शादी हो गई। इस शादी से सब खुश थे सिवाय नैना के। रोहित को भी नैना पसंद थी और वो हर वक्त उसे खुश रखने की कोशिश करता रहता था, पर नैना हमेशा मुंह फुलाए ही रहती और बात बात पर मायके वापस चले जाने की धमकी देने लगती। फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। What is this रोहित? ये भी कोई गिफ्ट है? ये गोल्ड रिंग तो मेरे पापा अपने यहाँ काम करने वाले लोगों में बांट देते हैं, और तुम हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी में मुझे ये बेकार सी रिंग दे रहे हो। अरे इससे बढ़िया गिफ्ट तो मुझे पापा यूं ही दे दिया करते थे, बिना किसी ओकेजन के। ये कहकर नैना ने रोहित की दी हुई सोने की अंगूठी वहीं पटक दी और गुस्से में वहां से चली गई। फिर शाम को उसे मनाने के लिए उसकी सास विमला उसके पास गई। तुम गुस्सा मत करो नैना, अच्छा ये लो, ये कश्मीर की फ्लाइट्स की टिकट है, तुम दोनों जाओ और घूम कर आओ।
अब तो खुश? मम्मी, मेरी फ्रेंड्स पेरिस घूम रही हैं, एलए घूम रही हैं और मैं कश्मीर जाऊंगी। ओह गॉड, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी फ्रेंड्स को? किन गरीबों के घर भेज दिया मुझे पापा ने। सच में आप लोगों का स्टेटस बहुत ही लो है। नैना, बस एक शब्द और मत कहना वरना। रोहित नैना की बात सुनकर बहुत गुस्से में था। रोहित का इस तरह से चिल्लाना नैना से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसी वक्त अपने कपड़े पैक करने लगी। विमला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर नैना घर छोड़कर सीधा अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही जानकी ने अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत खुश हुई और फिर, अजी देखिए नैना आई है, पर दामाद जी कहाँ है बेटा? मैं उसे छोड़ आई मम्मी, उस फटीचर परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर वापस आ गई हूं मैं। वो लोग मेरे साथ खड़े रहने लायक भी नहीं है मम्मी। मैंने तो पहले ही कहा था पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब बस, अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकती। आई डिजर्व मच बेटर। इससे आगे नैना कुछ और कहती है उससे पहले ही जानकी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। तभी नैना के पिता केशव भी वहां आ गए। जिन्हें तू फटीचर कह रही है उनकी दिलेरी के बारे में कुछ नहीं जानती तू, बेवकूफ लड़की। तेरे पापा और मैं तुझे गोद में लेकर शहर आए थे क्योंकि हमारे गांव में सूखा पड़ गया था। तब लक्ष्मण भाई साहब ही वो मसीहा थे जिन्होंने हमें रहने का ठिकाना दिया और तुम्हारे पापा को अपनी फैक्ट्री में सीधा मैनेजर बना दिया। तुम्हारे पापा ने अपनी अलग फैक्ट्री डालने की बात की, तब भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की, काम सिखाया और फिर जब एक बार हमारी फैक्ट्री घाटे में गई तब भी उन्होंने हमें मुसीबत से उबारा। अरे नालायक, तेरी पढ़ाई का खर्चा भी कई सालों तक उन्होंने ही उठाया, ये कहकर कि तू उनकी अमानत है हमारे पास। रहने दो विमला, गलती हमारी ही है। हमारी परवरिश में ही जरूर कोई खोट रहा होगा जो ये उस स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर आ गई। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई पापा। मम्मी मैं वापस जाऊंगी अभी के अभी। सच जानने के बाद नैना बहुत शर्मिंदा थी। वो अपने ससुराल जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़ी तो उसने देखा कि रोहित की कार वहां खड़ी थी, जिसमें से रोहित और उसके माता पिता बाहर उतरे और फिर, अब केशव भाई माफ करना, नैना बिटिया को नाराज कर दिया हमने, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनते ही नैना अपने सास ससुर के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, गलती मुझसे हुई है पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब से मेरा ससुराल ही मेरा घर है और मैं एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। नैना पूरी तरह से बदल गई थी और उसमें ये बदलाव देखकर सबसे ज्यादा खुश रोहित था, क्योंकि अब उसे रोज रोज की धमकियों से छुटकारा जो मिल गया था। कुछ दिनों से मीरा बहुत परेशान थी। उसकी शादी के बाद जब जब वो अपने मायके अपने भाई भाभीयों से मिलने के लिए जाती तो सब उसे खूब लाड प्यार करते, उसकी खूब खातिरदारी करते, पर कुछ समय से वो उनके नेचर में चेंज देख रही थी, इसीलिए उसका मन भी बहुत उदास था। क्या हुआ बहू, तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो? मुझसे कहो, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। माँ जी, शादी से पहले भैया भाभी मेरे से बहुत प्यार से बात करते थे, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। पर शादी के बाद मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ वो मेरे से ठीक से बात ही नहीं करते और यहाँ तक कि मुझसे मिलने भी नहीं आते और मुझे उन्होंने बुलाना भी बहुत कम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो लोग मुझसे बात करने से कतराने लगे हैं? हो सकता है बहू ये तुम्हारे मन का वहम हो। पहले तुम उनके साथ रहती थी ना, तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता था। अब तुम उनसे दूर हो इसलिए तो उन्हें ज्यादा याद करने लगी हो, तभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके मन में होगा। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहकर आ जाओ, इससे तुम्हारे मन का वहम भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा उदास मन भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू माँ जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मैं कल ही मायके रहने चली जाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कुछ बताऊंगी नहीं, उन सबको सरप्राइज दूंगी। अगले दिन मीरा अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुँचती है, पर वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। अरे, घर पर तो ताला लगा हुआ है, हो सकता है निशा भाभी और अलका भाभी कहीं बाहर गई हो। थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, निशा भाभी के मोबाइल पर फोन करती हूँ। मीरा अपनी बड़ी भाभी को फोन मिलाती है, पर फोन ही नहीं मिल रहा था। तभी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे मीरा बिटिया, कैसी हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ आइडिया है कि भाभी कहाँ गई हैं? वो सब तो घूमने के लिए विदेश गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे।
वो तुम्हारे भतीजे ऋषि का बर्थडे है ना, वही मनाने के लिए गए हैं। विदेश गए हैं? मुझे बताया भी नहीं। आ जाओ बिटिया, यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। मीरा के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगी। पूरे रास्ते कुछ न कुछ सोचती रही। अजय भैया और विजय भैया तो कह रहे थे कि मेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया है, उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। पहले ही उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी कर रहे हैं, पर विदेश ट्रिप में बर्थडे के लिए फिर उनके पास पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि घूमने जा रहे हैं, वो भी देश से बाहर, विदेश में। मुझे एक बार फोन करके बताया तक नहीं। उलझन भरी बातें मीरा के दिमाग में चलती रहीं। जैसे ही वो वापस ससुराल पहुंची तो उसकी सास और पति दंग रह गए। अरे मीरा, तुम वापस आ गई? तुम तो भैया भाभी के घर रहने गई थी ना? क्या हुआ बहू, तुम लौट क्यों आई? भैया भाभी आउट ऑफ इंडिया गए हैं ऋषि का बर्थडे मनाने के लिए। सब लोग 1 महीने बाद लौटेंगे। मुझे एक बार भी फोन करके दोनों भैया और भाभी ने बताया तक नहीं। मैं यही सोच रही हूँ, कम से कम एक फोन तो कर देते। हमसे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए अमित ने लोन लेकर पूरी शादी का खर्च उठाया था। वैसे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए बहू, पता नहीं तुम क्या सोचोगी, पर उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए पैसे कहाँ आए, जबकि पूरी शादी तो हमने की है। यही देखते हुए कि उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। ये तो तुम दोनों की लव मैरिज थी, इसी वजह से ना मैंने कुछ बोला, न तुम्हारे ससुर जी ने और ना ही अमित ने। छोड़ो विमला, ये सब कहने की क्या जरूरत है? बहू पहले ही बहुत परेशान है, ये सब बातें सुनकर ये और परेशान हो जाएगी। कोई नहीं, मीरा हमारी बहू है, हमारा खर्चा हो या इसके मायके वालों का, बात एक ही है। अगले 1 महीने तक मीरा के भाई भाभीओं ने एक भी फोन नहीं किया। अचानक 1 महीने बाद एक दिन जब मीरा अपने पति अमित के साथ बाजार गई हुई थी, वहीं उसकी दोनों भाभियां उसे दिखाई दें, पर वो दोनों उससे नजरें चुराने लगी। सुनो, ये तो निशा भाभी और अलका भाभी है ना? इसका मतलब ये लोग विदेश से वापस आ गए, पर इन्होंने आकर भी मुझे फोन नहीं किया। चलो तो मैं बात करती हूँ। छोड़ो ना मीरा, जब उन्होंने ही तुम्हें याद नहीं किया तो तुम क्यों उनसे बात कर रही हो? रहने दो। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जरा पूछूं तो वो मेरी भाभियां हैं, उनसे ये सब पूछने का तो मेरा हक बनता है। रुको, मैं अभी पूछती हूँ। मीरा जैसे ही अपनी दोनों भाभियों के पास जाने लगती है, उसकी भाभियां उसे देखकर इग्नोर करके चली जाती हैं। निशा भाभी, अलका भाभी, इधर। अरे, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये माजरा क्या है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मत जाओ। देखो, उन्होंने तुम्हें देखा फिर भी नहीं रुकी। चलो अब घर चलते हैं। मीरा घर आकर सारी बात अपनी सास को बताती है। अब तो ये सब सुनकर मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें अनदेखा क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन इंतजार करो, देखते हैं, क्या पता वो खुद फोन कर लें। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने वेट किया, फिर भी किसी का भी फोन उसके मायके से नहीं आया। एक दिन मीरा अपनी सास के साथ किसी काम से बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे अपने पापा के खास वकील दोस्त मिस्टर शर्मा मिल गए, जिनसे उसे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वो और उसकी सास हैरान रह गए। मुझे तो हैरानी हो रही है मीरा बिटिया कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने बंटवारे का हिस्सा तुम्हें नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पापा तो 3 हिस्से करके गए थे। उन्होंने तुम्हारी वसीयत में यही लिखा था कि तीसरा हिस्सा तुम्हारी शादी और तुम्हारे दूसरे खर्चों के काम आएगा। पता नहीं अचानक से तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे मना कर दिया और मेरी जगह किसी और वकील को हायर कर लिया। मुझे बात ही समझ नहीं आई। अब मैं क्या ही बोलता कि मुझे क्यों हटा रहे हो। मेरा बोलना भी सही नहीं था ना, पर मैं ये तो कहूंगा बेटी कि तुम्हें अपने हक का पैसा लेना चाहिए। वो तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें भी बंटवारे का हिस्सा मिले। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई भाभीओं ने तुमसे बेईमानी की है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरे अपने सगे भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। वकील अंकल, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने हिस्से के पैसे अपने भाई भाभीओं से ले सकूं। एक बार वो कहते तो सही कि बहन, हम तुझे बंटवारे का हिस्सा नहीं देना चाहते, तो मैं हंसते हंसते वो पैसे उन्हें दे देती। अरे मैं तो उनकी सगी बहन हूँ, वो मुझसे जान भी मांगते तो मैं दे देती, पर उन्होंने मुझसे इस तरह झूठ और बेईमानी के सहारे बर्ताव किया है, वो माफी के लायक ही नहीं है। प्लीज अंकल, मुझे किसी भी तरह अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बेटी। है मीरा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं और बाकी घर के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपने खुद ही सारी शादी का खर्च उठाया था, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं अपने भाई भाभीओं से अपने पापा की जायदाद का हिस्सा जरूर लूंगी,
जो वो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। वकील मिस्टर शर्मा की हेल्प से मीरा को अपने पिता की जायदाद में से तीसरा हिस्सा मिल जाता है जो वो उसके नाम करके गए थे। पर मीरा को इस बात का दुख था कि उसके भाई पैसों के लिए उसके साथ गलत हो गए। आज से मेरा कोई मायका नहीं है। भूल जाना कि आपकी कोई बहन भी थी। ऐसा मत कह मीरा, हमसे गलती हो गई। हाँ मीरा, पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। प्लीज अब आप मुझसे कभी भी कोई वास्ता मत रखना। थैंक यू शर्मा अंकल, आपने मेरी बहुत हेल्प की। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा के लिए अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया। शायद उसके भाई भाभीियों के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी।